हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग। मैं जयपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। जैसा कि हमने कल की क्लास में नोबेल पार्ट 1 पढ़ा था, आज हम नोबेल पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कुछ एक इंडियन लॉरिएट्स जिनको ये महत्वपूर्ण सम्मान मिला है, या कुछ एक ऐसे भारतीय प्रसिद्ध व्यक्ति जिनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। अब तक की अगर मैं बात करूं तो 10+3, जैसा कि मैंने लिखा है, 13 भारतीयों को ये पुरस्कार मिला है। 3 ऐसे भारतीय हैं जिनका संबंध भारत से रहा है, और 10 भारतीय हैं। तो बेसिकली अगर हमारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि कितने भारतीयों को ये अब तक सम्मान मिला है, और अगर उसमें ऑप्शन 10 आता है तो भी वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये 10+3 13 कैसे हुए, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं पहले उन 2 व्यक्तियों की बात करूंगा जिनको ये पुरस्कार ब्रिटिश एरा में या 1947 में भारत के आज़ाद होने से पहले मिला। इसमें सबसे पहले नंबर पे नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर का। अगर मैं रविंद्रनाथ टैगोर की बात करूं तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ही थे जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल दिया चंपारण सत्याग्रह के बाद। सेकंड, ये रविंद्रनाथ टैगोर ही थे जिन्हें किंग जॉर्ज फिफ्थ द्वारा नाइटहुड या सर की उपाधि दी गई। ये अलग बात है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को वापस लौटा दिया था। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि जैसे टाइटल्स भी दिए गए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर पहले एशियन, पहले भारतीय और पहले नॉन यूरोपियन व्यक्ति थे जिन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया। अगर मैं बात करूं, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में बंगाल में हुआ। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। देवेंद्रनाथ टैगोर एक वेल टू डू फैमिली, एक समृद्ध परिवार से आते थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर के एडवोकेट बने, इसीलिए उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेजा। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर का उस समय की स्कूलिंग में, या जो आज के आपके स्कूल हैं जिस टाइप के, इस टाइप की स्कूलिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई का नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर था। ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज या भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा को पास किया। 1905 में इनके फादर की डेथ हो जाती है, और यही वो टाइम पीरियड था जब ब्रिटिशर्स भारत में डिवाइड एंड रूल या फूट डालो और राज करो की शुरुआत करते हैं। बेसिकली उन्होंने इस समय भारत में बंगाल का विभाजन किया। वो बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकता को अलग करना चाहते थे, और इसी के खिलाफ आवाज़ उठाई रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर एक राइटर ही नहीं रहे, रविंद्रनाथ टैगोर एक मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी थे। अगर मैं बात करूं तो वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो एक अच्छे कवि रहे हैं। उन्होंने 6 वर्ष की उम्र में पहली कविता लिखी। वो एक अच्छे ड्रामा आर्टिस्ट रहे हैं, या एक ड्रामा राइटर रहे हैं। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला ड्रामा लिखा। वो एक अच्छे म्यूजिशियन रहे हैं। वो एक अच्छे पेंटर रहे हैं। और इवन 60 साल की उम्र में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्हें डांस सीखना चाहिए, तब 60 साल की उम्र में उन्होंने क्लासिकल डांस भी सीखा। इसके अलावा वो एक सोशल रिफॉर्मर या समाज सुधारक भी रहे हैं। तो इन्होंने बीड़ा उठाया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोका जाए, और बंगाल विभाजन को रोकने के लिए 1905 में इन्होंने अमार सोनार बांग्ला एक गीत की रचना कर दी। इसका हिंदी में अनुवाद है कि इतना सुंदर बांग्ला। बेसिकली ये चाहते थे कि हमारे इतने सुंदर बांग्ला को आप 2 हिस्सों में बांट नहीं सकते। ये गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि ये गाना आम लोगों की ज़बान पे उस समय चढ़ गया। और जिस दिन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन होना था, इन्होंने उसी दिन राखी दिवस मनाने का संकल्प लिया। इन्होंने कहा कि उस दिन हिंदू मुसलमानों को और मुसलमान हिंदुओं को राखी बांधकर अपनी एकता का परिचय देंगे। और ये इतना सक्सेसफुल रहा कि 1912 में ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन ऑफ बंगाल या बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया।
अमार सोनार बांग्ला आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश, इन दो देशों के राष्ट्रीय गीत, भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला, ये लिखने वाले रहे हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। कई बुकों में आपको लिखा मिलेगा कि श्रीलंका का नेशनल एंथम भी इन्होंने लिखा, जो कि गलत है। श्रीलंका का नेशनल एंथम आनंदा समाराकुन ने लिखा। आनंदा समाराकुन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं बात करूं 1910 में, तो इनकी एक बुक थी गीतांजलि, और 1910 में गीतांजलि को W.B. यीस्ट ने इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया, अंग्रेजी भाषा में लिख दिया उसे। और इसी बुक गीतांजलि के लिए 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। मैंने आपको पहले बताया कि इनका उस समय की स्कूलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये चाहते थे कि बच्चों को प्रकृति की गोद में पेड़ पौधों के पास बैठा करके प्रकृति से जोड़ करके उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाए और उनके रुझान को देखा जाए। यही रीज़न था कि इन्होंने 40 साल की उम्र में एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल की शुरुआत की, जिसका नाम था शांति निकेतन। शांति निकेतन में आज के टाइप की शिक्षा नहीं दी जाती थी। बच्चों को बेसिकली पेड़ों के नीचे बैठा करके उस समय सामाजिक सुधार की बातें सिखाई जाती थी, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके टैलेंट को देख करके उसको निखारने की कोशिश की जाती थी। हालांकि उनका ये प्रयोग इतना सफल नहीं रहा, और शांति निकेतन को 1918 में उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय में कन्वर्ट कर दिया। और आनंदा समाराकुन, जिन्होंने श्रीलंका का नेशनल एंथम लिखा, वो इनके डिसिपल थे, रविंद्रनाथ टैगोर के उनके शिष्य थे। ये उनसे विश्व भारती विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। यही रीज़न है कि कई बार कंसिडर किया जाता है कि श्रीलंका का नेशनल एंथम इन्होंने लिखा, लेकिन ये गलत है। 1941 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की डेथ हो जाती है। हालांकि 2004 में इनके नोबेल अवार्ड को विश्व भारती यूनिवर्सिटी से चोरी कर लिया गया था। बाद में इसे रिकवर भी किया गया और पता लगा कि इसमें उसी यूनिवर्सिटी के कुछ स्टाफ का हाथ था। रविंद्रनाथ टैगोर के अलावा दूसरे ऐसे व्यक्ति जिनको आज़ादी से पहले ये पुरस्कार मिला, वो रहे हैं हमारे सीवी रमन। सीवी रमन को भौतिकी या फिजिक्स के क्षेत्र में ये पुरस्कार 1930 में मिला। सीवी रमन एक बार यूरोप की यात्रा पे थे। जैसे ही उन्होंने भूमध्य सागर को क्रॉस किया, तब उन्होंने देखा कि पानी का कलर नीला है, और ऊपर से उन्होंने देखा कि सनलाइट या सूरज की रोशनी जो गिर रही है, उसकी वजह से पानी में अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं। उनके मन में पहली बार ये कॉन्सेप्ट अराइज हुआ कि क्या वाइट सनलाइट अलग अलग रंगों से मिलकर के बनी हुई है। और इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए उन्होंने डिस्पर्जन ऑफ लाइट, या हिंदी में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत दे दिया। उन्होंने जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट और इसका जो डिस्पर्जन का जो सिद्धांत दिया, इसी सिद्धांत के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। अगर मैं बात करूं सीवी रमन की, तो सीवी रमन को 1954 में 1954 में भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। इन्होंने ये सिद्धांत जो वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत है, ये 28 फरवरी को दिया था। इसीलिए 28 फरवरी को हर साल नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये पहले दो ऐसे व्यक्ति थे जिनको ब्रिटिशर्स एरा में ये पुरस्कार मिला। इसके बाद अगर मैं बात करूं उन भारतीयों की जो भारतीय नागरिक थे जिनको ये पुरस्कार मिला, तो तीन ऐसे भारतीय नागरिक थे। पहले नंबर पे नाम आता है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का पूरा नाम मैरी टेरेसा मेंजाक्सू था। मैरी टेरेसा मेंजाक्सू का जन्म स्कोपजे मैसिडोनिया में हुआ, जो कि ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ओटोमन एम्पायर के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। हालांकि मैसेडोनिया में बर्थ होने के बाद इसकी फैमिली अल्बानिया यूरोप में जाकर के बस गई। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं मदर टेरेसा की, तो इनका बर्थ मैसिडोनिया से है, लेकिन ये जो इनकी पूरी की पूरी जो एक लाइफ का बड़ा हिस्सा है वो अल्बानिया में बीता। अल्बानिया से ये आयरलैंड चली गई। आयरलैंड जाकर के इन्होंने टीचिंग करनी शुरू कर दी। 1929 में ये इंडिया आई, और इंडिया में इन्होंने वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में एज ए टीचर काम करना शुरू कर दिया।
मदर टेरेसा एक बहुत ही दयावान प्रकृति की महिला रही है। इनके मन में करुणा भाव बहुत ही अधिक था। इन्होंने कुछ समय बाद अपने टीचिंग के प्रोफेशन को छोड़ करके और सोशल सर्विस या समाज सेवा करनी शुरू कर दी। बेसिकली उस समय पेंडेमिक या महामारियाँ बहुत ही ज़्यादा फैलती थी और इन्होंने अपना पूरे का पूरा फोकस उस समय लोगों की सेवा भाव के लिए लगा दिया। इन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी और निर्मल हृदय जैसी संस्थाओं की शुरुआत की। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि आज विश्व के 125 देशों से अधिक देशों में मिशनरी ऑफ चैरिटी संस्था काम कर रही है। इनके इसी उदारता और इसी समाज सेवा के कारण 1979 में इन्हें पीस या शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। हालांकि भारत ने इनके कंट्रीब्यूशन को बाद में पहचाना और इससे अगले साल 1980 में इनको भारत रत्न मिला। 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में इनकी डेथ हो गई। याद रखिएगा, मदर टेरेसा ने कहा था कि जन्म से मैं मैसिडोनियन हूँ, अपने परिवार की तरफ से मैं एल्बेनियन हूँ, सिटीजनशिप या नागरिकता की तरफ से मैं भारतीय हूँ, एंड लास्ट आई बिलोंग टू द वर्ल्ड। वैसे मेरा संबंध पूरे विश्व से है। सेकंड भारतीय व्यक्ति जिसको ये अवार्ड मिला वो है हमारे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन का जन्म शांति निकेतन में हुआ और रविंद्रनाथ टैगोर ने इनका नामांकन किया या इनका नाम रखा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन एक इकोनॉमिस्ट या अर्थशास्त्री रहे हैं। 1996 में इन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स या कल्याणकारी अर्थशास्त्र करके एक सिद्धांत या थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि किस तरीके से अर्थशास्त्र का इस्तेमाल लोगों के कल्याण के लिए किया जा सकता है। इसी के लिए 1998 में 1998 में इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय भी बने। हालांकि इनके कंट्रीब्यूशन को भी भारत सरकार ने बाद में समझा और 1999 में नोबेल से अगले साल इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, इनको ये अवार्ड वेलफेयर इकोनॉमिक्स की थ्योरी के लिए मिला। थर्ड नंबर पे वो भारतीय जिनको ये अवार्ड मिला वो रहे हैं कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी का जन्म स्थान विदिशा मध्य प्रदेश में है। वर्तमान में ये दिल्ली में रहते हैं। इनको 2014 में मलाला यूसुफजाई के साथ शांति का, पीस का नोबेल अवार्ड मिला। बेसिकली कैलाश सत्यार्थी एक सिविल सर्वेंट थे, लेकिन 1980 में इन्होंने चाइल्ड लेबर, बाल श्रम और इन सब चीज़ों को देखते हुए अपनी नौकरी को छोड़ दिया। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, जिसके तहत ये हैजार्डस प्लेसेस या ख़तरनाक जगहों पे काम करने वाले बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू करते हैं और उसके बाद उनकी पूरी की पूरी एजुकेशन का खर्चा उठाते हैं। ऐसा करके इन्होंने लगभग 1 लाख से ऊपर बच्चों को हेल्प किया है और इनके इसी कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें 2014 का शांति पुरस्कार मिला। हालांकि इनका ये अवार्ड भी कंट्रोवर्सी में रहा, क्योंकि अभी कुछ साल पहले ही इनके ग्रेटर कैलाश के घर से इसे भी चुरा लिया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो नोबेल अवार्ड नहीं, नोबेल अवार्ड की रेप्लिका थी, उसकी प्रतिकृति थी। तो 3 भारतीय व्यक्ति और 3 ब्रिटिश एरा से अब तक हम 5 इंडियंस के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा 5 ऐसे हैं जिन्हें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं। ओवरसीज का मतलब जिनका जन्म तो भारत में हुआ, लेकिन बाद में इन्होंने विश्व के दूसरे देशों की नागरिकता ले ली। उसमें से, या अगर मैं बात करूं, इनका कहीं ना कहीं संबंध भारत से रहा है। हरगोविंद खुराना 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मेडिसिन या चिकित्सा का नोबेल अवार्ड मिला। इन्होंने उस समय जेनेटिक कोड, डीएनए की खोज की थी, या इसकी थ्योरीज में इनका बहुत ही रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन था जेनेटिक कोड में, इसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला। 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना का जन्म पंजाब में हुआ, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सिटीजनशिप या नागरिकता ली थी। सेकंड नंबर पे नाम आता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर, जो कि सीवी रमन के भतीजे थे, नेफ्यू थे उनके। इनका जन्म इनका जन्म लाहौर में हुआ, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। बाद में इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सिटीजनशिप या नागरिकता ली। इनको एस्ट्रोफिजिक्स
या बेसिकली अगर एग्ज़ाम में आता है तो फिज़िक्स, लेकिन अगर आपका एस्ट्रो आता है तो आप एस्ट्रो पे टिक करेंगे। एस्ट्रोफिजिक्स का मतलब होता है फिजिक्स का वो पार्ट जिसमें आप तारों, सूर्य या आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हो। 1983 में इन्होंने एक थ्योरी थी जिस थ्योरी का नाम था चंद्रशेखर लिमिट। बेसिकली इसमें इन्होंने इवैल्यूएशन ऑफ स्टार्स, तारों का निर्माण के बारे में एक थ्योरी दी थी। उनकी इसी थ्योरी के लिए इन्हें 1983 का नोबेल अवार्ड मिला फिजिक्स का। चंद्रशेखर लिमिट के बारे में हम ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ थर्ड नंबर पे हमारे रहे हैं वेंकी रामाकृष्णन। वेंकी रामाकृष्णन का जन्म स्थान तमिलनाडु में हुआ। इन्होंने बाद में यूनाइटेड किंगडम और यूएसए की सिटीजनशिप ले ली। 2009 में राइबोसोम्स की डिस्कवरी के लिए इन्हें केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड मिला। फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारे अभिजीत बैनर्जी। अभिजीत बैनर्जी को ये पुरस्कार 2019 में मिला। ये मुंबई के रहने वाले हैं। मुंबई इनका बर्थ पैलेस रहा है। वर्तमान में इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की सिटीजनशिप ले रखी है। इन्होंने ग्लोबल एलिवेटिंग पोवर्टी या हाउ टू इरेडिकेट पोवर्टी ग्लोबली, इन्होंने ये सिद्धांत दिया कि किस तरीके से वैश्विक स्तर पर गरीबी की समाप्ति या गरीबी को उन्मूलन किया जा सकता है। और इनकी गरीबी की समाप्ति की इस थ्योरी को देखते हुए ही इनको 2019 का इकोनॉमिक्स का नोबेल अवार्ड मिला। इन्होंने ये नोबेल अवार्ड अपनी वाइफ के साथ शेयर किया, लेकिन इनकी वाइफ इंडिया की सिटीज़न नहीं है, इसके लिए हम उनको यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। फिफ्थ नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो आता है आपका नाम वी.एस. नायपाल का। वी.एस. नायपाल का जन्म 1932 में ट्रिनिडेड एंड टोबैगो देश में हुआ और इनकी मृत्यु 2018 में यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में हुई। अगर मैं बात करूँ वी.एस. नायपाल की तो इनके जो दादा दादी थे वो इंडियन थे, वो भारतीय थे। बेसिकली 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी में और इंग्लैंड विश्व के अलग अलग देशों पे राज करता था। यही रीज़न था कि उनको वहाँ पर काम करने के लिए और सस्ते मज़दूर चाहिए थे, लेकिन वो सस्ते मज़दूर उनको अवेलेबल कहाँ से हो, इसी के लिए उन्होंने इंडियंस को यहाँ से और उन देशों में ले जाना शुरू कर दिया। लेकिन ये एक तरीके से देखा जाए तो गैर सरकारी था। उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को और भी ऑथेंटिक कर दिया। लोगों के लिए एक एग्रीमेंट बनाया जाने लगा, लोगों से उस एग्रीमेंट पे अंगूठे लगवाए जाते थे। वो एग्रीमेंट 5 साल का होता था। सरकार ये कहती थी कि 5 साल आपको दूसरे देश में और ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके जाएगी, आप वहाँ पे काम करोगे, 5 साल बाद आप चाहो तो भारत वापस आ सकते हो, लोकल लैंग्वेज में। और ये एग्रीमेंट स्लैंग में चेंज होते होते गिरमेंट हो गया। तो बेसिकली उस समय आप अगर किसी से पूछते कि वो कहाँ जा रहे हैं तो वो कहते कि हमने एक गिरमेंट साइन किया है और हम दूसरे देश जा रहे हैं। और ऐसा गिरमेंट या एग्रीमेंट साइन करके उन्हें फिजी, फ्रेंच गुयाना, डच गुयाना, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो और नेटल अफ्रीका के देशों में ले जाया जाता। जब इनको उन देशों में ले जाया जाता तो बेसिकली वहाँ पर ले जा कर के और इनसे फोर्स लेबर करवाया जाता, इन्हें पैसे नहीं दिए जाते, इन्हें बस खाने के लिए खाना दिया जाता और 5 साल तक इनकी महिलाओं का शोषण किया जाता। और 5 साल बाद होता क्या कि ये एग्रीमेंट से फ्री हो जाते, लेकिन इनके पास इतना भी पैसा नहीं होता था कि अपने देश वापस लौट के आ जाए। तो बेसिकली ये लोग वहीं पर बस जाते। आज भी ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में 37.6% भारतीय हैं। इसीलिए वी.एस. नायपाल को एक गिरमिटिया कहा गया है, क्योंकि ये उस समुदाय से थे जो 17वीं शताब्दी में और यहाँ से मजदूर के रूप में वहाँ पे ले जाया गया था। तो ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के वी.एस. नायपाल को, जिनका संबंध भारत से था, इनको 1971 में बुकर प्राइज़ भी दिया गया। बहुत ही प्रतिष्ठित प्राइज़ हम पढ़ेंगे। इनके दादा जो यहाँ से बेसिकली गए तो उनके ऊपर ही इन्होंने एक स्टोरी लिख दी जिसका नाम था द हाउस ऑफ मिस्टर बिस्वास, और इसके लिए इनको बुकर प्राइज़ मिला। 2001 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। और इसी के साथ साथ 1989 में ट्रिनिडेड एंड टोबैगो गवर्नमेंट ने अपने सबसे सर्वोच्च सम्मान ट्रिनिटी
क्रॉस से इनको नवाजा। 2018 में इनकी मृत्यु हो गई। इस तरीके से 2+3+5 10 ऐसे व्यक्ति रहे हैं भारतीय जिनको यह पुरस्कार मिला। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, महात्मा गांधी ऐसे भारतीय रहे हैं जिनको 1937, 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 5 बार नॉमिनेट किया गया, नामांकित किया गया नोबेल अवार्ड के लिए, शांति के लिए, लेकिन इनको कभी भी ये पुरस्कार नहीं मिला। हालांकि 2006 में नोबेल पीस कमेटी, नॉर्वे की वो कमेटी जो ये निर्धारित करती है कि इस बार का शांति का नोबेल अवार्ड किसे मिलेगा, उसके चेयरमैन, याद रखिएगा, नोबेल पीस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि हमारे 106 सालों के नोबेल के इतिहास में, नोबेल अवार्ड्स के 106 साल के इतिहास में ये सबसे बड़ी ओमिशन, ग्रेटेस्ट ओमिशन का मतलब हिंदी में होता है सबसे बड़ी चूक। उन्होंने कहा कि हमारे 106 साल के इतिहास में ये सबसे बड़ी चूक है कि हमने महात्मा गांधी को नोबेल जैसा प्रतिष्ठित सम्मान नहीं दिया, जबकि वास्तव में वो इसके हकदार थे। और अब ये गांधी जी को दिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि 1974 के बाद ये डिसाइड कर दिया गया कि इस अवार्ड को पोस्टोमसली, मरणोपरांत किसी को भी दिया नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अवार्ड 10+3 को मिला, 10 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 3 कौन थे, याद रखिएगा, 3 ऐसे व्यक्ति थे जो बोर्न तो इंडिया में थे, जिनका जन्म भारत में हुआ, लेकिन जब जिनको ये अवार्ड मिला जिस समय, उस समय वो भारत के नागरिक नहीं थे। उनमें नाम आता है, वैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ा देता हूँ। उनमें तीनों में नाम आएगा रोनाल्ड रोस का। अल्मोड़ा उत्तराखंड में ये जन्मे, बाद में इन्होंने यूनाइटेड किंगडम की सिटीजनशिप को लिया। 1902 में मलेरिया वैक्सीन, मलेरिया के टीके की खोज करने के लिए इनको चिकित्सा का नोबेल अवार्ड मिला। सेकंड नंबर पे आता है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में साहित्य के लिए यह पुरस्कार मिला। इनका जन्म बॉम्बे में हुआ, जबकि इनके पास नागरिकता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की थी। थर्ड नंबर पे नाम आता है दलाई लामा। दलाई लामा विश्व के सबसे बड़े बौद्ध धार्मिक गुरु हैं, और ये ऐसे 14वें दलाई लामा है। दलाई लामा नाम नहीं है एक्चुअली, दलाई लामा एक टाइटल है जो विश्व के सबसे बड़े बौद्ध गुरु को दिया जाता है। इनका 1989 में, उनको 1989 में शांति के लिए और नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। वर्तमान में ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं। सो गाइस, आज की क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।